नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और खुशामदीद। वेरी वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू पीपल। दिस इज योर मास्टर टीचर हर्ष प्रेम, जो कि आज बात करने आया है गवर्नमेंट जॉब्स आफ्टर योर क्लास 12। अगर आप 12वीं कक्षा पास हैं तो 12वीं कक्षा के बाद भी बहुत सारे ऐसी सरकारी नौकरियां होती हैं जो बच्चों को मिल सकती हैं आफ्टर देयर 12th क्लास। इनफैक्ट फिर बच्चा बोलना सही नहीं होगा, क्योंकि अगर आप सरकारी नौकरी कर रहे हो देन यू आर अ ग्रोन अप मैन। आप पूरी तरह से वयस्क हो चुके हो, क्योंकि ये सारी नौकरियां ऑब्वियसली 18 साल से ऊपर वाले को मिलती है। और अगर आप 12वीं पास कर चुके हैं लेकिन आपकी उम्र 17 साल है या 16 साल है तो ये नौकरियां नहीं मिलेंगी, बिकॉज सरकार बच्चों को एम्प्लॉय नहीं करती है। ठीक है, चलिए तो शुरू करते हैं इस वीडियो को। काफी इंफॉर्मेटिव वीडियो होने वाला है, टू द पॉइंट होगा, एक एक सेकंड में आपको इंफॉर्मेशन महसूस होगा, तो स्किप मत कीजिएगा। और ऐसा बेहतरीन आपको कंटेंट मिलता रहे, इसके लिए जरूरी है कि आप चैनल सब्सक्राइब रखें। ठीक है, चलिए तो शुरू करते हैं। सबसे पहले वीडियो का क्रेडिट दे दिया जाए तो वीडियो क्रेडिट गोज टू दिस गाय अर्नव ठाकुर, जिसने कल ही मेरा वीडियो हुआ था और उसी पे कमेंट किया था, वोट फॉर हाउ टू गेट गवर्नमेंट जॉब्स आफ्टर 12th फॉर ग्रेजुएशन, आफ्टर 12th और ग्रेजुएशन विथ हाई सैलरी इजीएस्ट वेज। और काफी बच्चों का सपोर्ट भी था। तो आप ध्यान दीजिए, ग्रेजुएशन के बाद गवर्नमेंट जॉब्स बहुत सारे हैं, तो हो सकता है अगर आपको ग्रेजुएशन के बाद गवर्नमेंट जॉब्स चाहिए तो वो मैंने इस वीडियो में कवर नहीं किया है। वो अगर आपको चाहिए होगा तो इसी वीडियो के नीचे कमेंट कर दीजिएगा कि सर द बेस्ट गवर्नमेंट जॉब्स आफ्टर ग्रेजुएशन, मैं बना दूंगा उस पर वीडियो। और ये वाला वीडियो प्राइमरली 12th वालों के लिए है कि 12th के बाद क्या क्या मिल सकता है। अब एक चीज आप ध्यान में रखकर देखिएगा इस वीडियो को, क्योंकि मैं समझ रहा हूं कि जो भी बच्चा यहां बैठा है वो मेजर बच्चा, मैक्सिमम बच्चा जेई प्रिपेयर कर रहा है या जेडबलई जैसी चीज जानता है, उसको पता है कि जेई में कैसी सैलरियां मिलती हैं। तो अब एक बात आप बहुत अच्छे से समझ लीजिएगा कि अगर आप कोई भी नौकरी, चाहे सरकारी हो चाहे गैर सरकारी हो, अगर आप 12th पास करने के बाद कोई नौकरी करते हैं तो उसकी सैलरी, और अगर आप कोई जॉब ग्रेजुएशन मतलब बैचलर्स करने के बाद, बीएससी हो गया चाहे बीटेक हो गया, ये करने के बाद अगर कोई आप जॉब करते हैं और उसकी सैलरी, बेटा इन दोनों की सैलरी में हमेशा अंतर होगा। और सिर्फ सैलरी में ही अंतर नहीं होगा बल्कि दोनों के लेवल में भी बहुत अंतर होगा। जैसे सबसे सिंपल एग्जामिनेशन देता हूं, इंडियन रेलवेज, भारतीय रेल। भारतीय रेल दुनिया की सबसे बड़ी इंप्लॉयर है। अगर आपको नहीं पता है तो बता देते हैं, फैक्ट के तौर पे पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा लोग कहीं किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं, चाहे सरकारी चाहे गैर सरकारी, तो वो है इंडियन रेलवेज। अब इंडियन रेलवेज में इतने लोग काम करते हैं, तो इंडियन रेलवेज में सारे के सारे लोग जो काम करते हैं वो 4 ग्रुप में बटे रहते हैं, ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी एंड ग्रुप डी। ग्रुप ए वाले को कहते हैं गेस्टेड ऑफिसर। गेस्टेड ऑफिसर मतलब डीआरएम हो गया या फिर आईईएस ऑफिसर्स हो गए, बड़े बड़े सेक्रेटरीज हो गए, ऐसे लोगों को कहते हैं ग्रुप ए ऑफिसर्स। ग्रुप बी ऑफिसर्स वो होते हैं जो ऑफिसर होते हैं लेकिन वो उनके ठीक नीचे वाले होते हैं, ग्रुप ए वाले के नीचे। ग्रुप सी होता है जो नॉर्मल ऑफिस स्टाफ या ऑफिस में हेल्प करने वाले लोग, जो ऑफिसर्स को सपोर्ट करते हैं। और ग्रुप डी होते हैं सबसे नीचे वाले, जो सफाई वाला, चाय वाला, मेड, प्यून, गार्डनर, ऐसे लोग। अब अगर आप 12वीं से जाते हैं तो सैलरी आपकी जो भी हो सकता है 10-15 हजार का ही अंतर हो, पर 12वीं से जाते हैं अगर आप इंडियन रेलवेज में, तो आपको सिर्फ ग्रुप सी और ग्रुप डी अलाउ किया जाता है। ग्रुप सी एंड डी, आपको बी और ए में अलाउ ही नहीं किया जाएगा। लेकिन वहीं अगर आप बीएससी बीटेक करते हैं तो आप शुरुआत ही करेंगे ग्रुप बी से और ग्रुप ए से, मतलब ग्रुप बी में भी जा सकते हैं, ए में भी जा सकते हैं। तो ये अंतर होता है। तो इसीलिए इस पूरे वीडियो को इस चीज से इस बात को ध्यान में रखते हुए देखिएगा कि ये वीडियो में मैं आपको 12th के बाद वाले गवर्नमेंट जॉब्स बता रहा हूं, दैट माइट नॉट बी सो ल्यूक्रेटिव, बट एज अ पीस ऑफ इंफॉर्मेशन यू मस्ट हैव इट। आपके पास जानकारी तो होनी चाहिए कि भाई कभी 19-20 कुछ हालात हो गए तो अगर ज्वाइन करना रहा, या कुछ मान लो 19-20 हालात नहीं है बट फिर भी अपने कॉन्फिडेंस के लिए एग्जाम देना चाहते हैं, या हाथ में अपने एक ऑप्शन रखना चाहते हैं कि हाँ भैया मेरा सरकारी नौकरी है या लग गया है, लग जाएगा, तो आप उसके लिए इन एग्जाम्स को दे सकते हैं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। और आपको इसके बाद अगला वीडियो किस चीज पे चाहिए वो जरूर लिख दीजिएगा नीचे कमेंट बॉक्स में, आई विल मेक अ वीडियो ऑन दैट। ठीक है, चलो तो सबसे पहले आज के इस वीडियो में क्या क्या कवर करेंगे, तो हम लोग सबसे पहले कवर करेंगे एसएससी, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन कहते हैं। ये सेंट्रल गवर्नमेंट की नौकरियां होती हैं और इसमें एसएससी में एक आता है सीएचएसएल, कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल, तो वो कवर करेंगे। देन इंडियन रेलवेज के जॉब को कवर करेंगे, इंडियन आर्मी डिफेंस के जॉब्स को करेंगे, जहां पे इंडियन आर्मी, नेवी और एयरफोर्स तीनों कवर होगा। देन पुलिस में कैसे जा सकते हैं जो 12th के बाद हैं, पुलिस फोर्सेस की जॉब, एंड देन अदर्स में कुछ और भी जैसे बैंकिंग वगैरह में भी जॉब मिल सकती है,
इंडियन टेलीग्राफ ऑफिस में जॉब मिल सकती है। ऐसे बहुत सारी सरकारी ऑर्गेनाइजेशन हैं, मैं तो सारे कवर नहीं कर पाऊंगा आज, बट जितना हो पाएगा उतना करूंगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले शुरू करते हैं स्टाफ सिलेक्शन कमीशन। आपको बता दूं, गवर्नमेंट जॉब में 3 तरीके की सरकारी नौकरियां होती हैं। 3 तरीके की कौन सी? सबसे पहली सरकारी नौकरी होती है जिसको कहते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब, ठीक है। दूसरे नंबर पर जो सरकारी नौकरी आती है इसको कहते हैं स्टेट गवर्नमेंट जॉब, और तीसरे नंबर पर जो सरकारी नौकरी आती है इसको कहते हैं पीएसयू जॉब। अब इन तीनों का मतलब समझिए, देखो तीनों होते एक तरह से सरकारी ही है, बस सीजी सेंट्रल गवर्नमेंट का मतलब यह है कि ऐसी नौकरियां जो भारत सरकार के द्वारा आपको दी गई है। तो इन नौकरियों का मार्केट में थोड़ा क्रेज ज्यादा है, सेफ इसको लोग ज्यादा कहते हैं, और इनमें जनरली पर्क्स थोड़े बेटर होते हैं। ठीक है, पर्क्स थोड़े बेटर होते हैं। ये है सेंट्रल गवर्नमेंट। अब स्टेट गवर्नमेंट की बात करें तो स्टेट गवर्नमेंट भी अच्छा है, नॉट बैड, परंतु ऑब्वियसली सेंट्रल गवर्नमेंट से थोड़ा कम है। सेफ थोड़ा कम इसलिए होता है क्योंकि अब मान लो अगर किसी से तुम्हारी तन गई, मान लो कोई ऑफिसर है उसने परेशान कर दिया, या तुम्हारा कोई जूनियर है वो तुमको उंगली कर रहा है, तो स्टेट गवर्नमेंट में क्या है ना कि सब कुछ लेखा जोखा करता माई बाप सब स्टेट गवर्नमेंट है, स्टेट में ही सारी बातें होनी है। तो स्टेट में जब सारी बातें होनी है तो आपके साथ अच्छा या बुरा दोनों ही ज्यादा हो सकता है, अच्छे पैमाने पर हो सकता है स्टेट गवर्नमेंट में। लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट में ऐसा नहीं हो सकता। जैसे मान लो सेंट्रल गवर्नमेंट में तुम्हारी किसी से अड़ गई, तो दे कैन नॉट रेस्टिकेट यू, दे कैन नॉट जस्ट थ्रो यू आउट, क्योंकि उसके लिए सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब है, तो आपको सेंट्रल से परमिशन, मतलब जिसने आपको अपॉइंट किया वही आपको निकाल सकता है। तो भारत सरकार ने अगर आपको अपॉइंट किया है तो राज्य सरकार आपको नहीं निकाल सकती है। तो इस केस में नौकरी थोड़ी ज्यादा सेफ होती है, यहां पर आपको स्टेट गवर्नमेंट के अधीन रहना पड़ता है। ठीक है, पर्क्स ठीक ठाक है, पर यहां पे कई बार दिक्कत ऐसी होती है, जैसे मान लो कोई ऐसे स्टेट में तुम्हारी नौकरी लग गई जहां पर पैसे की कमी है, मान लो राज्य सरकार के पास पैसे नहीं है, तो कई बार ऐसा होता है लोगों की सैलरी रोक दी जाती है। ऐसा नहीं है कि मिलेगी नहीं, मिलेगी, बट 3 महीने बाद मिलेगी, 4 महीने बाद मिलेगी, तो ऐसा दिक्कत होता है। तो स्टेट गवर्नमेंट में ये सब इश्यूज हैं, पर फायदे भी हैं स्टेट गवर्नमेंट में। जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट का जो जॉब होता है ये ऑल ओवर इंडिया तुम्हारा कहीं पे भी ट्रांसफर हो सकता है, ठीक है। परंतु स्टेट गवर्नमेंट में तो नाम ही है स्टेट गवर्नमेंट, तो स्टेट से बाहर तो तुम कभी जाओगे ही नहीं। ये फायदे हैं। अब आते हैं तीसरे नंबर पे पीएसयू। पीएसयू इन मामलों में मच बेटर है, जो स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट की जो दिक्कतें हैं उनसे मच बेटर है, क्योंकि पीएसयू में क्या होता है कि पूरा का पूरा एक कंपनी टाइप का सेटअप होता है, परंतु ये कंपनी जो है ये सरकारी कंपनी होती है। तो सरकारी कंपनी है तो मतलब थोड़े रूल रेगुलेशन से ज्यादा चलती है। एक तो ये चीज हो गई। नाउ दूसरी चीज ये कि पीएसयू में आपको कल्चर बेटर मिलेगा, जो लोग होंगे वो थोड़े प्रोफेशनल होंगे, पढ़े लिखे होंगे, काम से काम मतलब है, अननेसेसरी का इधर उधर की बातें नहीं होंगी, तो ये पीएसयू थोड़ा बेटर होता है। बट ऑब्वियसली इसमें थोड़ा डाउन साइड भी है। डाउन साइड ये है कि चूंकि ये कंपनी का सेटअप है तो इसमें काम ज्यादा करना पड़ता है, वर्क हाई होता है, और यहां पर कई बार बेनिफिट्स जो पर्क्स होते हैं वो थोड़े लोअर होते हैं कंपेयर टू स्टेट गवर्नमेंट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है, तो ये 3 टाइप की नौकरियां होती हैं। अब इसमें स्टाफ सिलेक्शन, तो आज मैंने जो कवर किया है वो मेजरली सारे के सारे सेंट्रल गवर्नमेंट कवर किए हैं, और अदर्स में एक आध दो पीएसयू कवर किया है। स्टेट गवर्नमेंट मैंने नहीं कवर किया है, क्योंकि स्टेट अपने यहाँ इंडिया में बहुत सारे हैं, सारे स्टेट गवर्नमेंट की नौकरियां कहां से कवर कर पाऊंगा, नहीं पॉसिबल। चलिए एसएससी पे शुरू करते हैं। एसएससी में अगर देखा जाए स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की बात, तो इसमें क्या क्या पोस्ट है। तो स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, इस एग्जामिनेशन का नाम है CHSL, कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल, मतलब 12वीं का लेवल। लोअर डिवीजन क्लर्क, LDC कहते हैं इसे। जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट, सेक्रेटेरिएट मतलब हर एक स्टेट में एक सेक्रेटेरिएट होता है। सेक्रेटेरिएट उस जगह को कहते हैं जहां पर सारे के सारे सरकारी कामकाज होते हैं, और वो मेन उस पूरे राज्य का सबसे मेन बिल्डिंग होता है। तो चीफ मिनिस्टर का रेसिडेंस और चीफ मिनिस्टर के ऑफिस के अलावा इनफैक्ट चीफ मिनिस्टर भी कई बार इस ऑफिस में होते हैं, तो सेक्रेटेरिएट उसे कहते हैं। तो आप जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट होंगे, सेक्रेटेरिएट में एक असिस्टेंट, बाबू जिसको कहते हैं। पोस्टल असिस्टेंट आप हो सकते हैं, पोस्ट ऑफिस में आपकी पोस्टिंग हो सकती है। सॉर्टिंग असिस्टेंट हो सकते हैं, मतलब उसी ऑफिस में कई बार जो लोग, मतलब जो बहुत सारे प्यून ऊन, या प्यून मत कह लो, जो सपोर्टिंग स्टाफ काम करते हैं, वो सॉर्टिंग असिस्टेंट हो गया, जो सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट हो गया, ऐसे लोग होते हैं। फिर डेटा एंट्री ऑपरेटर्स हो सकते हैं। ठीक है, ऐसे ऐसे टाइप के डिफरेंट डिफरेंट पोस्ट होते हैं। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन में ये एग्जाम हर साल, एवरी ईयर एट द नेशनल लेवल गवर्नमेंट टू सेलेक्ट हायर सेकेंडरी क्वालिफाइड स्टूडेंट्स फॉर वेरियस डिपार्टमेंट। 2024 में जो वैकेंसी निकली थी वो 3712 लोगों की वैकेंसी थी,
तो वैकेंसीज इसमें जानना जरूरी होता है, क्योंकि हर साल सरकार निकालती है कि इस बार कितने पोस्ट हैं, और उसी के हिसाब से बच्चा समझता है मेरे सिलेक्शन के चांसेस कितने हैं। तो 3700 वैकेंट पोस्ट निकले थे, लेकिन इस साल 20 से 30 लाख बच्चे अपीयर करेंगे, क्योंकि पिछले साल भी इतना ही किया था। मैं लोअर नंबर भी पकड़ के अगर चलूं 20 लाख, और इसको थोड़ा सा बढ़ा देते हैं, मान लेते हैं 4000 वैकेंसी है, तो 4000 और बटा 20 लाख, जीरो गिनो भैया, और परसेंटेज निकाल देते हैं थोड़ा सा। तो परसेंटेज देखो जरा क्या हालत हो रही है, 3 जीरो से 3 जीरो निपट गया, 2 जीरो से 2 जीरो निपट गया, 1/20, 1/20 इफ आई एम नॉट रॉन्ग तो 500.05%। वल्लाह मजा ही आ गया। समझ पाए कि नहीं समझ पाए भाई? तो 5/100.05 मतलब 0.05% सिलेक्शन के चांसेस होते हैं। तो एक बात तो पक्की है, सरकारी नौकरियां आसान नहीं होती हैं, बिल्कुल आसान नहीं होती हैं, क्योंकि देख ही रहे हो कंपटीशन कितना है। 20 से 30 लाख बच्चे हैं जो कॉम्पीट कर रहे होते हैं फॉर दिस 3700 वैकेंसीज। तो ये पहला सत्य है कि आसान नहीं होता, और इसी के साथ दूसरा सत्य है कि इसीलिए सरकारी जॉब में हमेशा देश का सबसे बेस्ट टैलेंट जाता है। ये फैक्ट के तौर पे बात बता रहा हूं। ऑल्दो ये अलग मुद्दा है कि सरकारी महकमे के अंदर जाने के बाद उनके साथ क्या होता है या उनका दिमाग क्या हो जाता है वो नहीं पता है, परंतु जाने वाला जो बच्चा होता है, जो टैलेंट होता है, वो देश का सबसे बढ़िया टैलेंट जा रहा होता है यहाँ पे। क्योंकि तुम समझ पा रहे होगे, आईआईटी का बाप है, आईआईटी में भी सिलेक्शन परसेंटेज 1-2% का होता है, और अगर सारी सीटें मिला दे तब तो और बेटर हो जाता है। यहाँ पे 0.05%, 20 टाइम्स टफर देन आईआईटी। समझ पा रहे हो? चलिए खैर, वैसे इसमें एक और ट्रुथ बात यह है कि इस 20-30 लाख बच्चों में अधिकांश बच्चे तो बहुत ही ज्यादा गांव के, नहीं पढ़े लिखे, मतलब मेजर कंपटीशन तो उन बच्चों में है ही नहीं। तो मेजर कंपटीशन तो आपका 1 लाख बच्चों से ही होता है बस। चलिए, अब पे स्केल क्या रहता है? तो इन सारे पोस्ट पे किसी पे थोड़ा कम, किसी पे थोड़ा ज्यादा रहेगा। मैंने लमसम बताया है। तो लमसम पे स्केल जो रहता है 5200 से 20200 का रहता है। ये पे स्केल रहता है, इतना पेमेंट मिलेगा ऐसा नहीं है। अब इसके बाद ग्रेड पे, बेसिक पे, तो सरकार में ना बहुत सारे अलग अलग टाइप के पेमेंट मिलता है। जैसे घर का पेमेंट मिलेगा तुमको, छुट्टी का पेमेंट मिलेगा तुमको, मेडिकल का पेमेंट मिलेगा तुमको, पीएफ मिलेगा, प्रोविडेंट फंड, तुमको पेंशन स्कीम, बहुत सारी चीजें मिलती हैं। तो मिला जुला के देखो इस रेंज में पे स्केल था, पर एक्चुअली में हाथ में 36,000 रुपए के आसपास आएंगे। तो तुम ये समझो कि अगर तुम सरकारी महकमे में एक थोड़े से क्लर्क भी बन जाते हो, तो क्लर्क की भी सैलरी अप्रॉक्स इन हैंड सैलरी 30 से 40,000 के बीच की है। तो दिस इज रियली गुड, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट की नौकरियां इसीलिए ज्यादा लोग इसके पीछे भागते हैं, क्योंकि भैया 30-40,000 की सैलरी है, बहुत ज्यादा काम करवाते नहीं है। सरकारी महकमों में काम सच में बहुत कम है, ये बात तो है। तो 30 से 40,000 रुपए के आसपास की सैलरी है, और इसीलिए लोग इसके पीछे भागते हैं। ठीक बात, आगे बढ़ते हैं। अच्छा, ये सैलरी किसकी थी? ये सैलरी थी डेटा एंट्री ऑपरेटर, पर्सनल असिस्टेंट और स्टेनो असिस्टेंट। हाँ, स्टेनो असिस्टेंट का, ठीक है। तो ये इनकी सैलरी थी। इसी में अगर आप लोअर डिवीजन क्लर्क या जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट, ठीक है, तो लोअर डिवीजन क्लर्क या असिस्टेंट, सेक्रेटेरिएट के असिस्टेंट रहते हैं, तो करीबन 29,000 रुपए के आसपास का इन हैंड सैलरी बनता है। मोटा मोटी 30,000 रुपए, नॉट बैड दैट, इजंट इट? अब आगे बढ़ते हैं। एज लिमिट क्या है इस एग्जामिनेशन में अगर जाना है? तो 1 अगस्त 2024 तक, उस टाइम पे डेट कट ऑफ में आपका एज होना चाहिए, आपका एज होना चाहिए 18 से 27 के बीच में, ठीक है। 18 से कम लेंगे नहीं, 27 से ज्यादा नहीं लेंगे, तो आपका कट ऑफ डेट यहां पे लिखा हुआ है। आगे बढ़ते हैं। अब दूसरा जो नौकरी है इसी में एसएससी के थ्रू, उसको कहते हैं स्टेनोग्राफर ग्रेड CD, ठीक है। स्टेनोग्राफर मतलब बेसिकली टाइपराइटर, टाइपिस्ट को कहते हैं स्टेनोग्राफर। तो आपने देखा होगा जब कोर्ट चलते हैं, केस मुकदमा होता है भारत में, तो जो कोर्ट चलते हैं तो उसमें जज जो भी कहता है ना, वो सब कुछ रिटन में दिया जाता है। तो जज जो भी कह रहे हैं अगर उसको रिटन में दिया गया है, तो राइट कौन कर रहा है? क्योंकि जज तो बैठ के नहीं लिखते हैं, तो राइट करने वाला इंसान वहां पे स्टेनो होता है, उसे स्टेनो कहते हैं। उसके हाथ में एक टाइपराइटर होता है और वो टाइप करता रहता है, खटाखट खटाखट खटाखट। तो ये जो टाइप करने वाला इंसान है, इसे कहते हैं स्टेनोग्राफर। स्टेनोग्राफर का, अरे यार हट, हाँ, स्टेनोग्राफर का जो स्टेटस है वो ये है कि 12वीं पास होना चाहिए। स्टेनोग्राफर 2006 वैकेंसीज निकली हैं इस बार, साल 2023 की है, ये 24 का है, और 23 में करीबन 6 लाख बच्चे इसमें अप्लाई किए थे। तो 2000 बटा 6 लाख कर दो यार, 2000, या अब क्या मतलब, ठीक है
अब तो तुम समझ ही गए होगे कि मोटा मोटी बात कितनी है, ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ा सा कंपटीशन लग रहा है कम है शायद, 6 लाख से करोगे तो 100 से गुना कर दो, तो ये इफ आई एम नॉट रॉन्ग सारे जीरो कट गए, 2/6 तो 1/3, 1/3% है, मतलब 0.33%। तो 0.05% से तो बेटर है 0.33%, हालांकि 1% से फिर भी कम सिलेक्शन रेशियो है। अब पे स्केल की बात करते हैं, तो स्टेनो में जो पे स्केल है, इनिशियल सैलरी, मतलब ये पे बैंड पे स्केल, ये सबको थोड़ा ध्यान में मत रखना। तो मोटा मोटी ये समझो कि यहाँ पे भी 30 से 40 हजार के आसपास की सैलरी बनती है, 30 to 40,000 की इन हैंड सैलरी बनती है। अब यहाँ पे एज लिमिट क्या है, तो 18 साल से 27 साल मैक्सिमम है। मैक्सिमम एज 30 इयर्स फॉर ग्रेड सी के लिए 30 इयर्स है, ग्रेड डी के लिए आपका 27 साल है। अब एसएससी में एक और काम होता है जिसे कहते हैं मल्टीटास्किंग स्टाफ, एमटीएस। अब ये एमटीएस थोड़ा और नीचे लेवल का काम होता है। नीचे लेवल मतलब जैसे हर ऑफिस में तुमने देखा होगा कोई एक आदमी होता है जो कि जिसको भेजते हैं, ए जाओ वो फाइल लेके आओ, ए जाओ थोड़ा सा चाय बना के ले आओ, ए वहां पे वो गिर गया देखो उसको साफ कर दो। तो एकदम ही जो प्यून कह सकते हो आम भाषा में, बट ये मल्टीटास्किंग स्टाफ इसे कहते हैं। तो एमटीएस होता है, ये भी सरकारी पद है और इसके लिए भी एग्जाम क्लियर करके जाना पड़ता है। सच बता रहे हैं, सरकार में देखो एग्जाम लिखवा के काम ये सब हो रहा है, बट ऐसा ही काम करवाते हैं, अब क्या कर सकते हैं। अब इसमें क्या क्या काम है, तो मल्टीटास्किंग स्टाफ में अलग अलग टाइप के रोल्स होते हैं। तो जैसे प्यून है, दफ्तरी है, हवलदार है, जमादार है, उसके बाद जूनियर जेस्टेनर ऑपरेटर है, चौकीदार है, सफाई वाला है, माली है, माली मतलब समझते हो ना, गार्डनर, सफाई वाला मतलब जो साफ सफाई करता है, चौकीदार मतलब जो गार्ड होगा, जूनियर जेस्टेनर, जमादार मतलब अगेन साफ सफाई वाला, दफ्तरी मतलब दफ्तर के अंदर जो ऑफिस के अंदर जो इंसान होता है ना, जो सारा ऑफिस का काम धाम करता है, फाइल लाना, ये करना वो करना, प्यून हो गया, हवलदार हो गया, ये सारे पोस्ट मिलते हैं। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, इसके लिए एक्चुअली में आपको सिर्फ 10th पास होना है। तो आप, मैंने आपको बताया था ना स्टार्टिंग में, आप जैसे जैसे एजुकेशनल क्वालिफिकेशन कम करोगे वैसे वैसे काम का क्वालिटी और औदा कम होते जाएगा, ठीक है, इसका ध्यान रखिएगा। इसमें 8,326 वैकेंसीज निकली हैं 2024 में, लेकिन और अप्लाई करने वाले लोग हैं 10 लाख। तो यहां पर कंपटीशन कम होगा, 8,000 वर्सेस 10 लाख, तो आप मतलब 0.8% के आसपास का सिलेक्शन परसेंटेज मान सकते हैं। सैलरी की बात की जाए, अब देखो एमटीएस, कहने को एमटीएस है, काम छोटा है थोड़ा सा, बट पे स्केल इज वेरी गुड, 28,111। एसएस एमटीएस सैलरी पर मंथ 30,000 इन हैंड, तो 30,000 सैलरी होती है, 1-2 हजार रुपए पीएफ वगैरह कटता है, 28,000 रुपए फिर भी हाथ में मिलते हैं। तो सैलरी इज वेरी गुड भाई, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। देन एज ग्रुप का क्या है, तो 18 से 25 साल का उम्र होना चाहिए, और हवलदार का एज लिमिट 18 से 27 साल, बाकी एमटीएस का 18 से 25। अब आते हैं, ये एसएससी के सारे वैकेंसीज मैंने आपको बता दिए। अब वैसे मैं आपको बता दूं, कुछ बच्चा लिख रहा है यहाँ पे आईबी है, एसीआईओ है, बिल्कुल, तो आईबी का मतलब इंटेलिजेंस ब्यूरो, यहां पर भी लोग जाते हैं 12वीं पास करके। और इनफैक्ट सरकार के जितने भी सेगमेंट हैं, उन मोस्ट ऑफ द सेगमेंट में आप ऑलमोस्ट 10वीं 12वीं ग्रेजुएट के बाद जा सकते हो, पर वो अलग अलग टाइप का रोल होगा। तो मैं इसलिए बताया था, मैं सारे वैकेंसीज या सारा गवर्नमेंट अपॉर्चुनिटीज नहीं कवर कर पाऊंगा, जितना कर पाऊंगा उतना दिखा दे रहा हूं, ठीक है। इंडियन रेलवेज, इंडियन रेलवेज में क्या कर रहे हैं, तो इंडियन रेलवेज का जो रिक्रूटमेंट होता है उसे कहते हैं आरआरबी, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड। रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड वो मतलब रिक्रूटमेंट के लिए वो बोर्ड बनाया गया है जो रेलवे का भर्ती करता है। तो आरआरबी एनटीपीसी कहते हैं, तो रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड। अब ये आरआरबी एनटीपीसी में क्या है, तो देख लो थोड़ा, जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट, एक ऐसा इंसान जो टाइप भी करता हो और थोड़ा सा वो क्लर्क का लेवल भी है, मतलब क्लर्क का काम भी करेगा, ऐसे 990 लोगों को चाहिए, मतलब ये 2024 का वैकेंसी निकला उनका। अकाउंट क्लर्क कम टाइपिस्ट, तो अकाउंट में अकाउंट का जो क्लर्क होगा वो, या टाइप भी उसको करना आना चाहिए। ट्रेन्स क्लर्क, ट्रेन का क्लर्क, एंड देन कमर्शियल कम टिकट क्लर्क, टिकट क्लर्क, ये 2000 पोस्ट। तो टोटल 3,500 पोस्ट निकले हैं इस साल, ठीक है। ये है रेलवे की वैकेंसी इन पोजीशंस के लिए। अब इन पोजीशंस के लिए 12वीं आप पास होने चाहिए, अंडर ग्रेजुएट पोस्ट लेवल 2 and 3 और ग्रेजुएट डिग्री फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड यूनिवर्सिटी, तो ग्रेजुएट्स के लिए भी है, 12वीं पास के लिए भी है। सैलरी लेवल क्या है, तो ध्यान से देखो, टोटल पे जो है 28,696, मतलब रफली 29,000 रुपए के आसपास आपको मिलेगा। किसमें, तो ये मोटा मोटी ऑलमोस्ट सबका उतना ही है, मतलब 2-4 हजार ऊपर नीचे होगा, बट मोटा मोटी जितने पोजीशंस मैंने दिखाए इतने के आसपास है। तो करीबन 29,000 रुपए सैलरी है। एज लिमिट 18 साल से 33 साल, अलग अलग कैटेगरीज में, अलग अलग रिजर्वेशन में अलग अलग है, ठीक है। अब
रेलवे समझ में आ गया। देखो जितना डिटेल्स था निकाल पाया था मैं निकाल दिया, बट अगर आपको जाना है तो आप इन सब के नाम लिखकर गूगल पे सर्च कीजिएगा, पूरा डिटेल निकल आएगा। ठीक है आगे आगे बात करते हैं। अब आर्मी, नेवी और एयरफोर्स की बात करते हैं कि भैया डिफेंस में कैसे जा सकते हैं। तो डिफेंस में आप ऐसे जा सकते हैं कि 12वीं के बाद आप एनडीए एग्जाम दे सकते हैं, ये सबको पता होगा। और एनडीए एग्जामिनेशन देने के बाद आपको 4 साल पढ़ाया जाएगा, बट इस 4 साल में भी आपको थोड़े बहुत पैसे मिलते रहते हैं ना, जेब खर्च। और ठीक उसी प्रकार 12वीं के बाद अगर आप जेई मेंस देते हैं तो जेई मेंस के थ्रू भी आप डायरेक्ट आर्मी और नेवी में जा सकते हैं। डायरेक्ट मतलब यहां पर तो आपको कोई पढ़ाया भी नहीं जाएगा, सीधा 12वीं के लेवल पे आपको रिक्रूटमेंट भी मिलता है। ठीक है, समझ पाए मेरी बात ना। मूविंग फॉरवर्ड, मैंने एनडीए पे वीडियोस भी बनाए हैं, तो इनकेस अगर आप नहीं देखे हो तो इसको देख लीजिएगा। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज एसएसआर मेडिकल असिस्टेंट, सीनियर सेकेंडरी रिक्रूट, इंडियन नेवी। ये इंडियन नेवी में 12वीं पास करने वाले बच्चों को, पीसीबी वाले बच्चों को मेडिकल असिस्टेंट के रूप में रखा जाता है। तो जो बच्चा 12वीं पीसीबी से किया है उस बच्चे को, और उसने 50% मिनिमम टोटल लाया है और 40% हर सब्जेक्ट में लाया है, ऐसा बच्चा, उसे 12वीं कक्षा के बाद मेडिकल असिस्टेंट के तौर पे इंडियन नेवी में रखा जाता है। ठीक है नाउ, और ये कहां रहता है तो आईएनएस चिल्का करके एक जगह है उड़ीसा के पास में, वहां पर इस बच्चे की ट्रेनिंग होती है मेडिकल ब्रांच में। और मेडिकल ब्रांच में ट्रेनिंग होने के बाद ये बच्चा वहां पर कार्यरत होता है। और इसका पेमेंट क्या रहता है तो बेसिक पे स्केल 21,000 से 69,000 के बीच का है। अब ये इन हैंड कितना आएगा वो थोड़ा सा कैलकुलेशन वाला पार्ट है, बट इन हैंड करीबन 40-50 हजार के आसपास आता है। 40 to 50,000 रुपीज पर मंथ का इन हैंड सैलरी बनता है। इसके ऊपर से पर्क्स और रहते हैं, क्योंकि भैया आप डिफेंस में हैं तो पर्क्स मिलते हैं। क्लियर, अब मूविंग फॉरवर्ड, एज लिमिट क्या है तो 17.5 साल से 21 साल के बीच में आप होने चाहिए ऑन द डेट ऑफ एनरोलमेंट। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। इंडियन एयरफोर्स, यहां कैसे जा सकते हैं तो इंडियन एयरफोर्स में आप अनमैरिड मेल कैंडिडेट्स जा सकते हैं। 12वीं आप पास होने चाहिए मैथमेटिक्स, फिजिक्स, इंग्लिश से। तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स मतलब पीसीएम ले लो, और इंग्लिश एक जरूरी है। 50% मार्क्स इंग्लिश में मिनिमम मैंडेटरी है, और बाकी सब में भी 50% मिनिमम मैंडेटरी है। अब आप और तो कुछ नहीं, ग्रुप एक्स और ग्रुप वाई, ग्रुप एक्स ग्रुप वाई में मोटा मोटी सेम है, दो अलग अलग एक्सेप्ट एजुकेशनल इंस्ट्रक्टर। तो ग्रुप एक्स और ग्रुप वाई में आप, और यहां पर फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स वाले के लिए भी है और बायोलॉजी के लिए भी है, दोनों के लिए वैकेंसीज हैं। तो अगर आप, और इसमें आपको ये भी बता दूं तो ग्रुप वाई ट्रेड जो है ना, इसमें ग्रुप वाई ट्रेड में तो यहां सेम है, पर यहां पे ग्रुप वाई में कुछ म्यूजिशियन ट्रेड्स भी हैं। म्यूजिशियन ट्रेड्स मतलब जैसे आपको पता होना चाहिए कि डिफेंस फोर्सेस में म्यूजिक, गाने बजाने वाले लोग भी रहते हैं, तो उन लोगों का भी रिक्रूटमेंट होता है। तो कोई ऐसा इंसान जो वायलिन बजा सकता है, ट्रम्पेट बजा सकता है, बास बजा सकता है, सैक्सोफोन, क्लैरिनेट, यो मतलब बहुत सारी चीजें मेरे को नहीं पता भाई, पर ये सब कुछ कर सकता है, वो बच्चा 10वीं पास करके भी यहाँ पे एडमिशन मतलब यहाँ पर कार्यरत हो सकता है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं इन लोग के पे स्ट्रक्चर की। तो ग्रुप एक्स की सैलरी और वाई की सैलरी, टोटल पे ध्यान देते हैं तो इन हैंड करीबन 33,000 रुपए यहां मिलता है, और यहां पर 29,600 मतलब रफली 30,000 रुपए। तो ग्रुप वाई में थोड़ा से रिक्वायरमेंट्स भी कम है, और ग्रुप एक्स में थोड़ा रिक्वायरमेंट ज्यादा है। क्लियर बात। डिप्लोमा वाला जी जा सकता है क्या? हाँ बिल्कुल जा सकता है अनुपम जी। अब एज लिमिट, ग्रुप एक्स के ट्रेड की 17 से 21, सबकी 17 से 21 है, एक्सेप्ट ग्रुप वाई म्यूजिशियन ट्रेड 17 से 25 साल तक के जा सकते हैं। क्लियर, समझ गए। आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं पुलिस फोर्स। गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कैसे बने, गवर्नमेंट इंजीनियर कैसे बने? अच्छा रोहन जी बना देंगे, नीचे कमेंट कर दीजिएगा। पुलिस फोर्स में कैसे जा सकते हैं चलिए देखते हैं। तो पुलिस फोर्स में एक सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स है, सीएपीएफ कहते हैं इसे। सीआरपीएफ अलग है, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स उसे कहते हैं, जैसे सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स। तो सीएपीएफ, इसमें कैसे जा सकते हैं तो इस साल 1526 वैकेंसीज निकली हैं। 12वीं पास एग्जामिनेशन आपका होना चाहिए, आप 12वीं पास होने चाहिए। और आपको अगर आप यहाँ पे रिक्रूट होते हैं तो आपका जो पे स्ट्रक्चर वो कुछ इस तरीके का होगा, मोटा मोटी मान के चलिए कि अगेन 30 से 40,000 रुपए के आसपास का आपका, 40 से 50,000 रुपए के आसपास का आपका इन हैंड सैलरी बनेगा। अब ये सीएपीएफ में 18 से 25 साल का नौजवान जा सकता है, कोई भी बच्चा। हाँ इससे ज्यादा डिटेल इसमें मेरे को मिल नहीं पाया, तो थोड़ा सा और खोज लीजिएगा आप इंटरनेट पे जाके। क्लियर। अब अदर्स में क्या है तो कुछ अब मैं पीएसयूज दिखा दे रहा हूं, ध्यान से देखना। पीएसयू तो आईओसीएल, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, इंडियन ऑयल पेट्रोल पंप भी देखे होंगे इसका, तो इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड आईओसीएल, ये पीएसयू है, मतलब सरकारी कंपनी। तो इस सरकारी कंपनी में भी वैकेंसीज निकलते हैं। कैसे वैकेंसीज? जैसे इसमें निकलता है टेक्नीशियन, ट्रेड, अप्रेंटिस फॉर डिफरेंट डिपार्टमेंट्स एंड ऑफिसेज। जैसे मान लो
कि वहां पर कोई ऐसा चाहिए जो इलेक्ट्रीशियन चाहिए या प्लम्बर चाहिए या क्या कहते हैं जो मशीन को मतलब तुम ये समझो कि जहां से तेल निकलता है, ऑयल का जो कुआं होता है, वहां पे सारे लोग इंजीनियर थोड़ी होते हैं, कुछ लोग होते हैं जो मशीन ऑपरेटर्स होते हैं, क्रेन ऑपरेटर होता है। तो ऐसे ऐसे जो लोग होते हैं इनको टेक्नीशियन, ट्रेड अप्रेंटिस कहते हैं, कि कोई एक पर्टिकुलर काम में ये लोग माहिर हैं और उसके लिए इनका नौकरी लगा है। तो ऐसे लोग भी 12वीं पास होते हैं, 12वीं पास होना अनिवार्य है यहाँ पे, ठीक है। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, 10th और 12th, अच्छा ध्यान रखिएगा यहां पर इट रिक्वायर्स 10वीं वाले भी जा सकते हैं, 12वीं वाले भी, आईटीआई के भी पोस्ट होते हैं, डिप्लोमा आकर के जाना चाहते हैं वो भी पोस्ट होते हैं, ठीक है। इस साल टोटल 473 वैकेंसीज निकली हैं। आपको सैलरी जो मिलती है करीबन 25 साढ़े 25,000 रुपए पर मंथ की सैलरी रहती है, ठीक है। सरकारी नौकरी है, मस्त बढ़िया लाइफ सॉर्ट। आगे 18 से 24 साल का इनका एज रहता है, एज क्राइटेरिया, इसी एज में आप रहेंगे तभी रिक्रूटमेंट होगा। नेक्स्ट इज नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशंस। अच्छा आपको बता दूं यहां पर जैसे मैंने आईओसीएल बताया, ऐसे बहुत सारी कंपनियां हैं, जैसे गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, फिर भारत पेट्रोलियम केमिकल लिमिटेड, फिर उसके बाद एनटीपीसी, फिर एनटीपीसी के बाद पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, फिर उसके बाद ऐसे बहुत सारे, मतलब मैं तो 2 4 5 लिखा हूं, ऐसे बहुत सारी कंपनियां हैं, बीएचईएल, भारत हैवी इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, फिर उसके बाद भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, फिर हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, ऐसे बहुत सारी कंपनियां हैं जहां पर आपके जो सरकारी कंपनियां हैं इन जगहों पर हर जगह पे 10वीं 12वीं के बाद रिक्रूटमेंट वैकेंसीज होती हैं। क्लियर? तो अगर आप चाहें, आप बहुत सीरियसली देख रहे हैं 12वीं के बाद जॉब करने का, तो आप इन सारे जगहों पर फॉर्म भर सकते हैं। क्लियर? चल भाई, नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन एनबीई, इसमें क्या है भाई? तो इसमें कोई बच्चा जो 12वीं ग्रेड कंप्लीट किया हुआ, एडिशनली प्रोफिशिएंसी इन यूजिंग कंप्यूटर्स एंड बेसिक सॉफ्टवेयर सच एज एमएस ऑफिस इज रिक्वायर्ड। 150 वैकेंसी निकली है नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन। अब देखो, जैसे ये जो नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन है ना, ऐसे ऐसे भी बहुत सारे सरकारी संस्थान होते हैं जिनके बारे में आप और हम बहुत कम सुनते हैं। जैसे मैं फर्टिलाइजर्स बोर्ड, अब फर्टिलाइजर्स ऑर्गेनाइजेशन हो गया। फिर दूसरा तुमको ये बताते हैं एफसीआई, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, ऐसे ऐसे ऑर्गेनाइजेशन जो सरकारी ऑर्गेनाइजेशन हैं, इनमें भी वैकेंसीज निकलती हैं। तो एनबीई ऐसा ही एक सरकारी ऑर्गेनाइजेशन है। तो मैं ऑर्गेनाइजेशन दिखाकर आपको ये बताना चाह रहा हूं कि आप अगर सीरियस हैं, इन ऑर्गेनाइजेशंस में जाना चाहते हैं, तो ऐसे ही 5-10 और भी खोज लीजिएगा। क्लियर? नेक्स्ट इज एमएस ऑफिस, इस बच्चे को आना चाहिए। 150 वैकेंसीज निकली हैं। आपको जो सैलरी मिलेगी, बेसिक पे 19,900 है, बट इन हैंड सैलरी 30,000 के आसपास रहती है। मूविंग फॉरवर्ड, कैंडिडेट का एज 18 से 27 के बीच में होना चाहिए। एज रिलैक्सेशन एप्लीकेबल है गवर्नमेंट रूल्स के हिसाब से। चलो भाई, तो देवियों और सज्जनों, यह सेशन यहीं समाप्त होता है। उम्मीद करता हूं कि मैं आपकी रिक्वायरमेंट पूरी कर पाया हूंगा, पर फिर भी मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर किसी बच्चे को किसी और चीज की रिक्वायरमेंट हो, कोई और वीडियो चाहिए, या फिर कोई ऐसा बच्चा है कि नहीं सर हमें 12वीं के बाद गवर्नमेंट जॉब नहीं चाहिए, ग्रेजुएशन के बाद चाहिए, तो आप उसका वीडियो बना दो, या कोई और टॉपिक पे वीडियो बना दो, तो डू लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। आई विल बी हैप्पी टू मेक अ वीडियो ऑन दैट। कोई भी कमेंट जो सबसे ज्यादा टॉप रेटेड रहता है उस पर सबसे जल्दी वीडियो बना देता हूँ। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ख्याल रखो। टेक केयर, बाय बाय एंड गुड नाइट, एंड चैनल सब्सक्राइब रखना। बाय बाय।